नमस्कार दोस्तों, आज के दैनिक क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में हम अलग अलग समाचार पत्रों के जो प्रमुख आलेख हैं उनकी चर्चा करेंगे और उन आलेखों के आधार पर जो प्रश्न है प्रमुख रूप से उनको हम विस्तृत रूप में देखेंगे कि अगर कोई उत्तर सही है या कोई गलत अगर विकल्प है तो उसके कारण क्या है। पहले यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों को संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा की गई एक पहल है। तो ध्यान रखें, एनपीसीआई का जो गठन है वो 2008 में अगर आप देखें तो भुगतान के संदर्भ में 2007 का जो कानून है उसके माध्यम से किया गया था। यानी भारत में डिजिटल भुगतान के संदर्भ में अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उसमें एनपीसीआई प्रमुख रूप से काम करता है। तो पहला कथन यहाँ पर सत्य है। दूसरा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच भारत में साझा स्वचालित टेलर मशीन यानी अगर हम एटीएम की बात करते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। तो ध्यान रखें, भारत में अगर हम एक तरह से एटीएम के पूरे नेटवर्क की बात करें जो आपस में एक तरह से कनेक्टेड हैं तो वो एक तरह से एनएफएस के माध्यम से होता है और ये भी अगर हम एनपीसीआई की बात करें तो उसके माध्यम से संचालित है। दोनों विकल्प सही है, इसीलिए हमारा उत्तर है सी। यानी अगर हम पहले में देखें तो उत्तर हमारा हो जाता है सी। अब यहाँ पर इस प्रश्न का प्रमुख रूप से अगर हम कारण देखें तो प्रश्न का प्रमुख रूप से कारण ये है कि भारत की तरफ से ये घोषणा की गई है कि एनपीसीआई के माध्यम से यूपीआई साथ साथ रुपे कार्ड इसकी जो सेवाएं हैं वो श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की जाएंगी। आप ध्यान रखें, यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का, अब देखें नगद के बाद सबसे बड़ा भुगतान माध्यम में यूपीआई आ चुका है और विश्व के अलग अलग देशों में यूपीआई को हम तेज़ी से आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में आप देखें तो यूपीआई और एनपीसीआई के माध्यम से ही सरकार की तरफ से जो रुपे कार्ड का भाग है उसकी सेवाओं को श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू किया जाएगा। इसी आधार पर हमने ये प्रश्न आपसे पूछा था। दूसरा प्रश्न, पट्टदकल में स्मारकों का समूह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राजवंश द्वारा बनाया गया था। तो ध्यान रखिए, अगर हम पट्टदकल की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से कर्नाटक में स्थित ये एक तरह का यूनेस्को विश्व जो हेरिटेज साइट है उसके अंतर्गत शामिल एक सूची में आपका स्थान प्राप्त कर चुका है। और ये चालुक्य यानी अगर हम चालुक्य एक तरह से साम्राज्य की बात करें तो उनके शासकों के द्वारा इन जो स्मारक है उनका एक तरह से निर्माण कराया गया था। तो इस आधार पर आपका उत्तर हो जाता है सी, अगर हम पट्टदकल जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर इस प्रश्न का आधार देखें तो उड़ीसा की तरफ से कहा गया है कि गुप्तेश्वर यानी कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर जो जगह है वहाँ पर चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एक तरह से बनाई जाएगी और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 608 अलग अलग प्रकार के जो भी जीव हैं यानी अगर हम बात करते हैं एक तरह से जीव जंतु और 182 यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियों का यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा। और उड़ीसा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तरफ से सर्वेक्षण में ये बात एक तरह से सामने आई है कि यहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियों के संरक्षण हो सकते हैं। इसी आधार पर हमने आपसे यह प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कांवरताल या काबरताल झील यूपी में स्थित एक आर्द्र भूमि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो लेक है। देखिए, ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो लेक है, वो भी सही है। और ये एक तरह की आर्द्र भूमि वेटलैंड है, ये भी सही है। और ये रामसर, अब ध्यान रखें, रामसर कन्वेंशन में जो भी वेटलैंड है उनको संरक्षित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये भी एक तरह से शामिल है। गलत यहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिहार में स्थित है। और बिहार में अगर आप देखें तो पहली ये रामसर एक तरह से स्थल थी। तो इस आधार पर आप देखें पहला यहाँ पर आपका कथन गलत हो जाता है। दूसरा, अंशुपा झील गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर एक घोड़े की नाल यानी हॉर्सशू जो शेप होता है के आकार की ताजे पानी की ऑक्सबो झील है। तो ये भी ऑक्सबो झील का, देखिए ऑक्सबो झील का मतलब ये रहता है कि नदी जब इस तरह से एक कह सकते हैं कि घुमाव के साथ घूमती है तो कभी कभी अपने रास्ते को बदल लेती है। तो ये जो भाग होता है ये ऑक्सबो लेक के रूप में एक तरह से अलग से डेवलप हो जाता है। तो ये नदी के क्षेत्र में ऑक्सबो लेक के जो धारण है वो देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये एक नदी के बाएं किनारे पर अगर हम देखें एक तरह से यहाँ पर, तो ये गोदावरी जो बोला गया है ये गोदावरी नहीं, ये महानदी है। और महानदी मतलब ये उड़ीसा में स्थित है, न कि एक तरह से अगर हम महानदी की बात करें तो उसके प्रभाव क्षेत्र में ना आकर ये उड़ीसा में एक तरह से स्थित है, महानदी के साथ लगते हुए तट पर और कटक के काफ़ी पास है। तो अंशुपा झील भी आप देखें ये भी एक तरह की रामसर अगर हम वेटलैंड की बात करें उसमें शामिल है। तो इस आधार पर आप देखें दूसरा भी कथन गलत हो जाता है, दोनों गलत है, इसीलिए उत्तर हमारा डी। इनमें से कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है, यानी जो कथन है दोनों वो आपके सही नहीं है, इसीलिए उत्तर हमारा डी। और प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार अगर हम देखें तो नीति आयोग की तरफ से ग्रीनिंग इंडिया वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट यानी ग्रो नाम का जो प्रोजेक्ट है वो एक तरह से शुरू किया जाएगा, यानी एक रिपोर्ट और पोर्टल है वो शुरू किया जाएगा।
यानी नाम अगर आप ध्यान से देखें, ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी जो बंजर भूमि है वहाँ पर एक तरह से कृषि वानिकी को शुरू करके वहाँ पर आप कह सकते हैं हरियाली है वो स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल है वो लॉन्च किया जाएगा नीति आयोग की तरफ से। तो संस्था कौन सी है? नीति आयोग। और पोर्टल और रिपोर्ट कौन सी है? ग्रो। तो ये प्रमुख रूप से आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये वेस्टलैंड या जो बंजर भूमि है उसमें आप कह सकते हैं कि हरित स्थितियों को लाने का एक प्रयास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में लोगों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। ये 1952 से प्रारंभ अगर हम देखें तो परफॉर्मिंग जो आर्ट होती है उसमें यह भारत का सर्वोच्च एक तरह से सम्मान या एक तरह से मान्यता प्राप्त सम्मान माना जाता है अगर हम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें। तो पहला कथन सही है। दूसरा, मोहिनीअट्टम और सत्रिया, इसे सतारिया के नाम से भी जाना जाता है, केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं। जहाँ तक दोनों की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में दोनों आते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सतारिया या सात्रिया की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है? ये असम के साथ जुड़ा हुआ है। इस आधार पर दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो केवल पहला सही है, तो यानी उत्तर हमारा हो जाता है ए, केवल एक यानी पहला कथन सत्य है। यहाँ पर अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा एक रीजनल सेंटर संगीत नाटक अकादमी का हैदराबाद में शुरू किया गया, यानी दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। तो आप कह सकते हैं संगीत नाटक अकादमी का ये दक्षिणी कह सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय है, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद में ये प्रारंभ किया गया है। इसी आधार पर हमने आपसे यह प्रश्न पूछा था। अगर हम आज के अपने दैनिक क्विज की बात करें तो इसके दूसरे भाग में हम आ जाते हैं, जहां पर हम PYQ यानी विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न है वो आपको यहां पर अभ्यास के लिए देते हैं। और आज 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न है वो हमने चुना है। प्रश्न को देखते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? देखिए प्रोजेक्ट लून की बात करें, वैसे अब ये संचालित नहीं है, लेकिन इसका प्रमुख रूप से आप देखें उपयोग ये था कि बलून के माध्यम से आप देखें कि लगभग आपका 17 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर बलून स्थापित करके उनके माध्यम से जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा देने का प्रयास किया गया था। और ये प्रोजेक्ट लून का प्रमुख रूप से उपयोग था। तो कोशिश ये थी कि स्ट्रेटोस्फीयर के भाग में, अगर हम पृथ्वी के तरह से वायुमंडल के एक भाग की बात करें, तो वहाँ पर जो हाई कह सकते हैं बहुत हाइट पर बैलून आपके ट्रैवल करते हैं, उनको स्थापित करके जो भी कह सकते हैं दूर दराज के क्षेत्र वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं दी जाएं। और इसके संदर्भ में एक तरह से ये प्रोजेक्ट लून काम करता है। तो इस आधार पर आप देखें तो उत्तर हो जाता है बी, वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी। तो ये वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी के साथ में संबंधित था। तो उत्तर है हमारा बी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आ जाते हैं, जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। और आज का तथ्य ऑलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में है। अब देखें ऑलिव रिडले अगर हम कछुओं की बात करें तो भारत में जो भी अलग अलग कछुओं की प्रजाति है उनमें सबसे छोटे कछुओं में इन्हें माना जाता है। साथ साथ अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर का जो गर्म पानी का क्षेत्र है उसमें प्रमुख रूप से ये पाए जाते हैं। भारत में अगर हम देखें तो गुजरात के तट से लेकर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, साथ साथ अगर हम उड़ीसा और बंगाल तक का क्षेत्र देखें तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जहाँ तक इनके प्रजनन की बात करें तो माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र से लगभग 9000 किलोमीटर का डिस्टेंस एक तरह से ट्रेवल करके हिंद महासागर में ये उड़ीसा का जो तटीय भाग है वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर अपने घोंसले बनाते हैं और वहाँ पर अंडे देते हैं। तो मास नेस्टिंग के लिए आप देखें ऑलिव रिडले जो कछुए हैं वो उड़ीसा के तट पर प्रमुख रूप से आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर केंद्रपाड़ा जिले में गायर माथा का जो समुद्री तट है वो माना जाता है। जहाँ पर आप देखें, अगर आप इमेज देख पाएँ तो ये आप देखें कि लगभग जो अंडे दिए गए हैं इन कछुओं के द्वारा उनमें से लाखों की संख्या में आप देखें इस तरह के जो कछुआ जो अंडे उसमें से कछुओं के बच्चे हैं वो निकलकर समुद्र की तरफ जाते हैं। अब जब भी ये बच्चे एक तरह से निकलते हैं तो कोशिश की जाती है कि कोई अन्य जानवर इनको ख़त्म ना कर पाए। साथ साथ आप देखें कि जब प्रकाश एक तरह देखते हैं तो ये प्रकाश की तरफ जाते हैं। तो मान लीजिए तटीय भाग है तो आसपास के इलाकों में लाइट जो भी है उसको एक तरह से रोका जाता है, जिससे जब ये अंडे से निकलें तो सीधे समुद्र की तरफ एक तरह से पहुँच पाएँ। और ये माना जाता है कि विश्व के सबसे बड़े मास नेस्टिंग और मास ब्रीडिंग का एक तरह से जगह है वो लिया जाता है। तो उसकी कैटेगरी में ऑलिव रिडले का जो भाग है वो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उनके संरक्षण को लेकर भी बड़े पैमाने पर भारत में एक तरह से प्रयास किए जाते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि सरकार की तरफ से प्रमुख रूप से कोशिश क्या है। सरकार की तरफ से प्रमुख रूप से कोशिश ये है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे अनुसूची 1 में एक तरह से डाला गया है। और उस आधार पर आप देखें कुछ विशेष परिस्थितियों के
अगर हम छोड़ दें तो इनके शिकार करने की स्थितियां लगभग प्रतिबंधित हैं। अगर हम IUCN की रेड डाटा लिस्ट की बात करें तो उसमें ये वल्नरेबल या संवेदनशील कैटेगरी में है, यानी पूरी तरह से संकटग्रस्त तो नहीं है लेकिन वल्नरेबल है, यानी ये एक तरह से संकट में आ सकते हैं। जहाँ तक हम साइट्स की बात करें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो जो भी कह सकते हैं कि जीव जंतुओं की एक तरह से जंगली प्रजातियां हैं जिनका शिकार हो सकता है और जो एक तरह से संकटग्रस्त हैं, तो उनके शिकार को एक तरह से यानी मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय उनका जो व्यापार होता है वो रोका जाए, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप किसी जीव जंतु का रोक पाएंगे तो उसके शिकार की संभावनाएं भी रुक जाएंगी। तो साइट्स कन्वेंशन इसी आधार पर काम करता है। और इसमें अगर हम अपेंडिक्स 1 की बात करें तो उसके माध्यम से प्रमुख रूप से आप देखें कि इस तरह की व्यापारिक स्थितियों को रोका जाता है। और अगर हम यहाँ पर ऑलिव रिडले कछुओं की बात करें तो वो साइट्स की अपेंडिक्स 1 एक तरह से सूची में यहाँ पर शामिल है। तो संरक्षण को लेकर लगातार इनके प्रयास होते हैं और इनको लेकर लगातार प्रयास भारत में भी किए गए हैं। खासतौर से अगर हम बात करें, भारतीय तटरक्षक दल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक से शुरू किया जा रहा है, उसी समय से एक तरह से संचालित है। और प्रत्येक वर्ष इस ऑपरेशन के अंतर्गत कोशिश ये है कि नवंबर से दिसंबर का जो समय है, जो प्रजनन और एक तरह से घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा के तट पर इन कछुओं के आने का प्रमुख रूप से समय माना जाता है, वहाँ पर संरक्षण को प्रमुख रूप से इस ऑपरेशन के माध्यम से संचालित किया जाता है। और ये काफ़ी सफल रहा है। मास रूप में यानी अगर हम बिल्कुल बहुत बृहद रूप में देखें तो इनके घोंसले बनाने, साथ साथ इनमें अंडों से बच्चे निकलकर समुद्र में जाने की जो घटना है वो काफ़ी संरक्षित रूप में की जा रही हैं। तो ऑलिव रिडले के संरक्षण के साथ में आप देखें भारत के ये प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखें, ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य ये भी है कि मछली पकड़ने की अलग अलग जो गतिविधियाँ हैं उनको भी एक तरह से रोका जाए। तो ऑलिव रिडले कछुए आप देखें तो इनके एक तरह से प्रजनन भारत में प्रमुख रूप से बड़े पैमाने पर होते हैं, उसलिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ संरक्षण के संदर्भ में अलग अलग जिस कह सकते हैं कानून में इनको रखा गया वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ अगर हम गहरमाथा तट की बात करें तो मैपिंग के अनुसार उसकी लोकेशन भी आप एक तरह से ध्यान रखें। इसके संदर्भ में UPSC पहले भी आपका एक प्रश्न पूछ चुकी है। तो आज के तथ्य के साथ ही हमारा दैनिक क्विज का जो भाग है वो समाप्त होता है। कल के दिन में दैनिक क्विज के अगले अंक में आपके साथ पुनः एक तरह से हमारी मुलाकात होगी। हमारे इस प्रयास को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो आज के दैनिक क्विज का जो सत्र है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें।